अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकी अल जवाहिरी मारा गया है। दरअसल अल सुबह वो अपनी बालकनी पर टहल रहा था, तभी जाकर अमेरिका ने हेलफायर इस्तेमाल करते हुए उसकी हत्या कर दी। आपको बता दें, ये अलकायदा का सरगना था जो कि अफगानिस्तान में अमेरिका के कदम पड़ने का एक कारण था। अमेरिका ने 26/11 के बाद ये कसम खाई थी कि अलकायदा का पूरी तरह से विनाश कर देगा, और अब जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये पुष्टि की है कि अल जवाहिरी मारा गया है। ये अल जवाहिरी 9/11 का जो हमला था उसमें पूरी तरह से शामिल था। इस पर अमेरिका ने बोला कि अब पूरी तरह से जितने भी लोग उसमें मरे थे उनको न्याय मिला है। अब बात ये उठ रही है कि आखिर अब अलकायदा का अगला सरगना कौन होगा, क्योंकि अब उसके मरने के बाद इजिप्ट के पुराने एक कमांडर, उसका नाम सामने आ रहा है अल सदफ का। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी नागरिकों पर हमला करने में अल सदफ का नाम काफी आगे रहा है और अमेरिका के मोस्ट वांटेड लिस्ट में इसका नाम भी शामिल है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका अल जवाहिरी की तरह क्या इस पर भी शिकंजा कसता है या फिर इसी तरह से और आतंक मचाते रहेंगे। संजय राउत पर चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी फुल एक्शन में नजर आ रही है। दरअसल कोर्ट ने 4 अगस्त के लिए संजय राउत को ईडी की रिमांड पे भेजा है। इसी कड़ी में आज मुंबई में ईडी ने फिर छापेमारी की, साथ ही ईडी ने 2 लोगों को समन में भी भेजा। फिलहाल मुंबई के किन ठिकानों पर छापेमारी हुई है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये छापेमारी संजय राउत से संबंधित ठिकानों पर मारी गई है। वहीं विपक्ष इसे बदले की राजनीति बता रहा है, तो वहीं साथ ही बीजेपी कह रही है कि सरकारी संस्थाएं पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या ईडी की छापेमारी का असर संजय राउत पे पड़ेगा। जैसे कि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हमारा समय भी आएगा, तो क्या उसका बदला ले रही है, क्या बदले की भावना से बीजेपी अपना एक्शन में दिखा रही है, या ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसी को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। देखना यही होगा कि क्या ईडी अपनी जांच में संजय राउत को दोषी ठहरा पाती है या नहीं। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल टेक ऑफ के लिए तैयार एक इंडिगो के विमान के ठीक नीचे अचानक से एक कार आ गई, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। फ्लाइट में यात्री भी बैठे हुए थे। इंडिगो विमान के नीचे आने वाली कार गो फर्स्ट कंपनी की थी। गो फर्स्ट कंपनी सूत्रों ने बताया है कि कार के प्लेन के नीचे आने से इंडिगो विमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ड्राइवर ने इंडिगो के पहिए के ठीक नीचे कार रोक दी थी। इंडिगो का प्लेन पटना जाने के लिए उड़ान भरने को तैयार था, तभी कार पहिए के नीचे आ गई। इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। हालांकि बाद में फ्लाइट समय से पटना के लिए रवाना हो गई। गाड़ी वहां कैसे पहुंची इसकी जांच की जा रही है। ड्राइवर का अल्कोहल टेस्ट भी किया गया था, जो नेगेटिव आया था। अधिकारी ड्राइवर से पूछताछ कर रहे हैं कि वो गाड़ी वहां लेकर क्यों गया। फिलहाल इस पूरे मामले की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग कह रहे हैं कि विमान को नुकसान भी हो सकता था। फिलहाल इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। इंडिगो के विमान को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। जहां ये विमान पार्क था वहां तक गाड़ी ले जाने की इजाजत किसी को नहीं है। ये ड्राइवर किस परिस्थिति में गाड़ी वहां ले गया इसकी जांच की जा रही है। सुरक्षाकर्मी ड्राइवर से पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय में इंडिगो के विमानों में कई गड़बड़ियां भी पाई गई हैं, जिस पर डीजीसीए ने कई कार्रवाई भी की है। हरियाणा कांग्रेस के चिंतन शिविर के 24 घंटे भी नहीं बीते थे, इससे पहले ही कांग्रेस के ही विधायक कुलदीप बिश्नोई के एक ट्वीट ने कांग्रेस में हलचल पैदा कर दी है। कुलदीप बिश्नोई ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वो 4 अगस्त को अपना नया फैसला लेंगे। इसके साथ ही हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी दी है और बताया है कि कुलदीप बिश्नोई बुधवार को 3 अगस्त को हरियाणा विधानसभा पहुंचेंगे। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई 12 बजे विधानसभा में आएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। ऐसे में अब साफ है कि कुलदीप बिश्नोई 4 तारीख को जो भी फैसला लेने जा रही है उससे पहले वो अपना इस्तीफा विधायक पद से दे सकते हैं। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र 8 अगस्त से शुरू होगा। इस बार मॉनसून सत्र कई नए बदलाव के साथ शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर विधानसभा में मंगलवार को कई बैठकें हुई है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इन बैठकों की जानकारी दी और बताया कि मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही विधानसभा में कई नए बदलाव देखने को मिलेंगे। गुप्ता ने कहा कि अब विधानसभा का हर सत्र राष्ट्रीय गान से शुरू होगा, जबकि सदन की कार्रवाई राष्ट्रीय गीत के साथ
अंतिम कार्रवाई खत्म होगी। गुप्ता ने कहा कि इसके साथ ही हर विधानसभा सत्र के लिए समय में भी बदलाव किया गया है और अब सत्र की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगी। यानी कई बदलावों की शुरुआत अब हरियाणा विधानसभा में होने वाली है और इसी में सबसे बड़ी शुरुआत है हरियाणा की विधानसभा अब पूरी तरह से पेपरलेस नजर आएगी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि ई विधानसभा की शुरुआत मॉनसून सत्र से होने जा रही है। काबिले गौर है, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने ये दावा किया था कि मॉनसून सत्र से हरियाणा विधानसभा को ई विधानसभा के रूप में खड़ा कर दिया जाएगा और इसी क्रम में अब मॉनसून सत्र से हरियाणा विधानसभा ई विधानसभा बनने जा रही है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता व तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने आज तोशाम क्षेत्र के करीबन 1 दर्जन गांव का दौरा कर लोगों की जन समस्याओं को सुना। इस अवसर पर उन्होंने लोगों द्वारा रखी गई बिजली, पानी, गलियों से संबंधित समस्याओं को विधानसभा में उठाने की बात कही। इस अवसर पर लोगों ने बड़ी संख्या में क्षेत्र में पीने के पानी, बिजली, सड़कों के निर्माण तथा सफाई व्यवस्था को लेकर अपनी शिकायतें किरण चौधरी के आगे रखी। कई समस्याओं के निवारण हेतु कांग्रेस नेता ने सीधे अधिकारियों को फोन पर संपर्क कर उन्हें जल्द से जल्द हल करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र की समस्याओं के प्रति वे गंभीर हैं और आने वाले विधानसभा सत्र में वे लोगों की समस्याओं को विधानसभा में उठाकर उन्हें पूरा करवाएंगी। किरण चौधरी ने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान केंद्र व प्रदेश सरकार को महंगाई, भ्रष्टाचार व बेरोजगारी के मुद्दे पर पूरी तरह फेल बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा बेरोजगारी और जनता भ्रष्टाचार व महंगाई से त्रस्त आ चुकी है। ऐसे में आम लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को सुनते हुए उन्हें विधानसभा में उठाने की बात कही। हरियाणा के कई विधायकों को जान से मारने व फिरौती मांगने की धमकियां मिल चुकी हैं, जिस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इसके लिए हमने एसटीएफ का गठन किया है। इसके साथ साथ हमने केंद्रीय एजेंसियों का भी सहयोग लिया है, जिसके बाद अभी तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शुरुआती पूछताछ में ये पता चला है कि ये जो फोन कॉल्स विधायकों को आते थे, इनके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। अभी तक पाकिस्तानी गतिविधियों या आतंकवादी गतिविधियों में इनकी संलिप्तता नहीं जाहिर हुई। पृथला से विधायक एवं हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयनपाल रावत ने आज बल्लभगढ़ और पृथला ब्लॉक के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में बल्लभगढ़ के बीडीपीओ और पृथला के बीडीपीओ सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी गांवों में गंदा पानी भरा हुआ है उसकी निकासी का तुरंत समाधान किया जाए और मौके पर जाकर लोगों की समस्याएं सुन के उनके मौके पर ही निपटाने का काम करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लगातार बरसात हो रही है और कहीं ना कहीं जोहड़ ओवरफ्लो होकर सड़कों तक उनका गंदा पानी आ रहा है, तो उससे लोगों को तुरंत निजात दिलाएं। देखना होगा कि अब विधायक के आदेश के बाद अधिकारी किस तरह से लोगों को राहत पहुंचाने का काम करते हैं। करनाल स्टेट विजिलेंस शाखा को जो एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और 2 रिश्वतखोर अधिकारी व कर्मचारियों को करीबन 3.5 लाख रुपए की रिश्वत की राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया। रंगे हाथ गिरफ्तारी हुई है, जिसमें जो रिश्वतखोर अधिकारी है उन्होंने परिवार से 2.5 लाख रुपए का चेक और 1 लाख रुपए नगद राशि की डिमांड की थी और रंगे हाथ जो है पैसे लेते हुए विजिलेंस शाखा द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी है कि 40,000 रुपए रिश्वत के पहले भी लिए थे। ऑडिट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए ये दोनों अधिकारी कर्मचारी बताए जा रहे हैं और इस मामले को लेकर स्टेट विजिलेंस का कहना है कि इनको कोर्ट में आज पेश कर इनको रिमांड पे लिया जाएगा ताकि पता लगाया जा सके कि और कितने रिश्वतखोर अधिकारी व कर्मचारी इनके साथ जुड़े हुए हैं। रोहतक के अजाब गांव में बरसाती पानी की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी इसी परेशानी को लेकर आज अजाब ग्राम के सैकड़ों ग्रामीण जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और जिला उपायुक्त को अपनी समस्या का समाधान करने की मांग की। वहीं ग्रामीणों का कहना कि कई दिनों से पानी भरा हुआ है और वह प्रशासनिक अधिकारियों को गुहार लगा चुके हैं। ग्रामीणों का कहना कि पानी निकासी के लिए अजाब गांव से भराण गांव होते हुए एक
नाला ड्रेन में गिरता है, जिससे कुछ लोग अपना कब्जा करे हुए हैं। इसी कब्जे की वजह से नाले के माध्यम से पानी की निकासी नहीं हो पा रही और हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो जाती है। 70 से 80 घर भी पानी में डूबे हुए हैं, जिसको लेकर वह कई बार महम के एसडीएम से भी इसकी कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं होता। आज इसी कड़ी में वह आज रोहतक के जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और अपने समस्या का समाधान करने की मांग की। वहीं जिला उपायुक्त ने भी आश्वासन दिया और कहा कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान होगा। यमुनानगर में पार्किंग न होना लोगों के लिए बड़ी समस्या का कारण बन रहा है। हालांकि यमुनानगर को जिला बने हुए लंबा समय बीत चुका है, बावजूद इसके कहीं भी पार्किंग नहीं है और खरीदारी करने आने वाले लोगों को सड़कों पर ही अपने वाहन पार्क करने पड़ते हैं। यमुनानगर में पार्किंग की समस्या कितनी बड़ी है यह शायद बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तस्वीरें खुद ही बयां कर रही हैं कि वाहन चालक कहीं भी वाहन खड़ा कर देते हैं। कारण क्या है कि यमुनानगर में कहीं भी पार्किंग नहीं है। हालांकि कई जगहों को सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है ताकि वाहन चालकों को परेशानी ना हो, लेकिन यह परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही और दिन प्रतिदिन यह परेशानी बढ़ती ही जा रही है। नगर निगम की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि शहर में जल्दी ही पार्किंग की समस्या से निजात दे दी जाएगी, लेकिन यह सारे दावे हवाई दिखाई दे रहे हैं। यमुनानगर को नगर निगम बने हुए लगभग 8 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 8 सालों में यमुनानगर में पार्किंग की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। मौजूदा भाजपा सरकार में भी मदन चौहान मेयर हैं और उनका भी कार्यकाल थोड़ा ही रह चुका है, लेकिन बावजूद इसके आज भी केवल वादे, सिर्फ वादे और वादे कि जल्द ही पार्किंग की समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन लोग परेशान हैं और हादसों को ना पार्किंग होना बढ़ोतरी दे रहा है। प्रदेश में हो रही लगातार बारिश ने बिगाड़ा रसोई का बजट, सब्जियों के दामों में भारी उछाल। आपको बता दें, प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से अब रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। गोहाना सब्जी मंडी की बात करें तो गोहाना सब्जी मंडी में सब्जी के दामों में भारी उछाल देखने को मिला है। यहाँ के दुकानदारों की माने तो जब बारिश हो रही है उसके चलते जो है सब्जियों की फसल ज़्यादातर खराब हो गई है, जिसके चलते अब दूसरे राज्यों से सब्जियाँ आ रही हैं, जिसके चलते सब्जियों के जो भाव है उसमें भारी उछाल देखने को मिला है। उधर सब्जियों के दाम बढ़ने से उनके काम काज भी प्रभावित हो रहे हैं। उनका कहना है कि लगातार सब्जियों के भाव बढ़ने से उनके पास ग्राहक भी कम आ रहे हैं, जिसके चलते उनके अब रोजी रोटी के लाले नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जहां वो पहले रोजाना 500 से 1000 रुपये कमा लेते थे, लेकिन अब भाव बढ़ने से ग्राहक कम आ रहे हैं और सब्जियां भी कम लेके जा रहे हैं, जिसके चलते अब ज़्यादातर सब्जियां खराब हो जाती हैं। उधर ग्राहकों की माने तो लगातार भाव बढ़ने से उनकी जेबों पर अलग से बोझ पड़ रहा है। उनकी माने तो पहले 200 से 300 रुपये में वो झोला भरकर सब्जियां अपने घर ले जाते थे, लेकिन अब जो है 500 से 600 रुपये में भी जो है वो झोला जो है खाली नजर आ रहा है। यूरोपीय देशों में तो मंकी पॉक्स का खतरा सामने आ ही रहा था, लेकिन अब बात भारत की है, क्योंकि भारत में भी तेजी से मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो करीबन 3 नए मामले मंकी पॉक्स के सामने आ चुके हैं। हालांकि एक मामला जो कि एक मरीज पाया गया था मंकी पॉक्स का, उसे छुट्टी भी दे दी गई है, लेकिन टेंशन वहां बढ़ गई जब दिल्ली में आज एक बार फिर मंकी पॉक्स का नया मामला यानी कि नया मरीज सामने आया है। और इस मरीज की पहचान नाइजीरियन शख्स से हुई है, यानी कि 35 साल की इनकी उम्र है और इन्हें मंकी पॉक्स के लक्षण देखे गए हैं। तो अब इसने जितना भी ये वायरस था, जो भी जिस तरह से कोरोना फैला था, उसी तरह से मंकी पॉक्स के फैलने की जो स्थिति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। देश में अब कुल 8 मामले सामने आ चुके हैं मंकी पॉक्स के, जिसने लोगों की तो चिंता बढ़ा ही दी है, साथ ही सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही चेता चुका है सभी देशों को कि ये भी एक तरह की महामारी ही है, इससे बिल्कुल सावधान रहा जाए। तो अब देखना ये होगा कि क्या सरकार किस तरह से इस बीमारी जो कि नई आ चुकी है मंकी पॉक्स, इसका कैसे समाधान निकालती है। क्या इसकी भी कोई वैक्सीन आएगी? जिस तरह से कोरोना में हमने देखा कि कोरोना में लगातार वैक्सीन आई और उसके बाद अब बूस्टर डोज भी आई, तो क्या मंकी पॉक्स की भी वैक्सीन आने वाली है, या फिर मंकी पॉक्स
उन वायरसेस में से है जो कि बिना वैक्सीन के ही ठीक कर पाएगा। अब ये देखना होगा कि सरकार और लोग इस बीमारी से कैसे बच पाते हैं। देश के सभी राज्यों में मानसून सीजन एक्टिव हो गया है, जिसके चलते कई दिनों से कुछ राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। वहीं बारिश के बाद बाढ़ की वजह से कई राज्यों में हालत बेहद खराब हो गई है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और उत्तरांचल और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा वहीं अगले कुछ दिनों के बाद पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड जैसे मध्य से भी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं IMDA की मानो तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हालांकि बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। वहीं इसके साथ ही 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और 3 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है।